बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद इंटीग्रेशन का क्या मेन यूज होता है, अपने 12th के सिलेबस में क्या दिया हुआ है या जनरल क्या यूज करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है यूनिट आपका कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी जो आप इंटीग्रेशन सीखे हैं तो उस इंटीग्रेशन का क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसका हम लोग क्या कैलकुलेशन करने में यूज करते हैं, इससे रिलेटेड बात सीखनी है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन की जो शुरुआत हुई थी वो एरिया निकालने के लिए हुई थी। डिफरेंट शेप में कोई फिगर है, इनक्लोज्ड है और वो कर्व के रूप में इनक्लोज है, तो उस कर्व के एरिया को निकालने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। तो हम लोग इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बेसिकली देखेंगे कि किसी फंक्शन के द्वारा डिफाइंड कर्व जो है उसका रिलेटेड कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ से रिलेटेड इनक्लोज्ड एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारा दो बात आता है। एक है कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एक सिंपल कर्व होगा उसी से रिलेटेड, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और मोर देन टू कर्व्स भी उसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम लोगों को पढ़ना है और एरिया सिंपल कर्व के बीच में पढ़ना है। तो पहले हम वन बाय वन पहले सिंपल कर्व की बात देखते हैं, पहले एक्सरसाइज में है, उसके बाद 2 वाले की बात देख लेंगे। तो हम लोग एक ही साथ 1 और 2 दोनों का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह बनाते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखना है कि एरिया अंडर सिंपल कर्व। पहला जैसे मान लीजिए कि एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो देखिए सिंपल कर्व जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ग्राफ है, ये y डैश x ओरिजिन हो गया, यहाँ से कोई आपका ये फंक्शन चला गया, f(x) है, कोई फंक्शन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है आपका a, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है b, और आप चाहते हैं ये पूरा एरिया निकालना। तो अब यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है कि अगर ध्यान से देखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल है, ये लाइन इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन और इसको देखते हैं और ऊपर से एक ये लाइन है, तो हमको अप्रॉक्सीमेटली ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट अगर ये सीधे रहता है ऐसे, तो अगर सीधे रहता तो हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कर्व रहने के कारण ये इतना साइड जो है ये बढ़ा हुआ है, और ये किसी ऐसे शेप में है जिसका हम लोग डायरेक्ट किसी मेंसुरेशन के फार्मूला से या ज्योमेट्री के फार्मूला से हम उसका एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, यही इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व का निकालना है एरिया। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल इसमें मान लेते हैं कोई बहुत ही छोटे डिफरेंस, इसका वाइड था dx, यहाँ से यहाँ तक y था dx, तो dx y का एक हम लोग स्ट्रिप मान लेते हैं। ऐसे मानते हैं कि बहुत ही पतले इनफाइनाइट स्ट्रिप के रूप में हम इसको पूरे रीजन को काट सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में। और इसमें ईच स्ट्रिप का वाइड हमने या ब्रेड्थ मान लिया कि dx है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक तो देखते हैं तो बीच में तो ये लाइन का पूरा वेरिएशन अलग अलग हो रहा है। लेकिन अगर दो लाइन लेते हैं या जो बहुत नैरो स्ट्रिप काटेंगे हम या कट करेंगे, तो नैरो स्ट्रिप में ये लेफ़्ट वाला साइड और राइट वाला साइड दोनों के लेंथ में बहुत ही कम का अंतर आएगा, नेग्लिजिबल अंतर आएगा। और नैरो स्ट्रिप के लिए जितना ये लेफ़्ट साइड वाला लाइन होगा उतना ही ये राइट साइड वाला भी साइड होगा, यानी
ये दोनों लगभग इक्वल माने जा सकते हैं, जितना ये है उतना ये है, तो एक नैरो रेक्टेंगल का ही फॉर्म हो जाएगा। और नैरो रेक्टेंगल में जब यहाँ एफेक्स है तो आप जानते हैं कि इस पार्ट को, ये जो लेंथ है, इसको आप y लिख सकते हैं चाहे एफेक्स लिख सकते हैं। इसका लेंथ जो है y के बराबर होगा या एफेक्स के बराबर होगा। अब ब्रेथ कितना हुआ, dx के बराबर हुआ। तो एरिया निकालना पड़े अगर इसका, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द नैरो स्ट्रिप, ये कितना होगा, तो y इंटू डी एक्स, एल इंटू बी होता है तो लेंथ आपका y हुआ, इंटू डी एक्स कर दिए, अच्छा है एफ एक्स इंटू डी एक्स कर दिए। अब ये जब एक नैरो स्ट्रिप का एरिया हुआ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आप बहुत सारे स्ट्रिप माने हैं, हर स्ट्रिप में ये वाइड तो dx ही लिए हैं, लेकिन लेंथ किसके अनुसार है, तो हर पॉइंट पर लेंथ आपके एफेक्स के अनुसार है या y के अनुसार है। तो इसलिए अगर हम पूरा एरिया को सम करते हैं, ये पूरा यहाँ तक सम करते हैं, तो सम करने के लिए हम लोग वहाँ पर इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मीन्स एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का ए और बी के अंडर में कितना हुआ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी हुआ लोअर लिमिट ए हुआ। अच्छा है, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ एक्स डी एक्स, और ऊपर लिमिट हो गया बी, नीचे हो गया ए। तो इस तरीके से आप इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लिए। तो एक सिंपल कर्व के लिए हुआ। अब इसी टाइप का मान लीजिए कि कोई दूसरा कर्व हो, ये सेकंड में हम लोग ले लेते हैं कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो अब उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा कर्व जा रहा है ऐसे, नहीं इसको और डाउन कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा मान लीजिए कि एफ एक्स, और दूसरा एक कर्व जा रहा है, ये हो गया हमारा जी एक्स। अब यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी, उसी तरीके से यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी। अब हमको मान लीजिए कि निकालना है एरिया इस रीजन का। पहले एक रीजन की बात करते हैं। तो एक रीजन की बात करने के लिए अगर इस रीजन का निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ए और बी के बीच में ही कंसीडर करते हैं एक कर्व को, इसको छोड़ देते हैं। तो इतने का एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास मेथड है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल सकते हैं इस मेथड के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं कि एक्स एक्सिस से उस कर्व तक का एरिया आप आराम से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हमको इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि एक बार यहाँ से इस कर्व तक का एरिया निकालिए, अब फिर एक बार यहाँ से इस कर्व तक का एरिया निकालिए। आप बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो आपका बीच वाला एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फर्स्ट रीजन आप मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन तो कितना हो जाएगा फर्स्ट रीजन का एरिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए अपर लिमिट बी है लोअर लिमिट ए है, तो अपर लिमिट में बी लिख दिए, लोअर लिमिट में ए लिख दिए। और ऊपर वाले का यहाँ पर देख रहे हैं कि जी एक्स है, ये ऊपर गया हुआ है कर्व, तो ये बेसिकली आपका जी एक्स है, और नीचे वाला एफ एक्स है। तो ए और बी के रूप में देख रहे हैं कि जी एक्स हमारा ऊपर जा रहा है, एफ एक्स नीचे आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जी एक्स और माइनस, जब लिमिट वगैरह सब कुछ सेम है तो एक ही जगह डायरेक्ट माइनस कर लीजिए एफ एक्स,
और ये dx। तो ये एरिया हो गया फर्स्ट रीजन का। ऐसे ही अगर सेकेंड रीजन का निकालना हो, इसका निकालना हो, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि एफ एक्स यहाँ डाउन है और फिर ऊपर बढ़ते हुए गया है, यानी ए हमारा हो गया है एफ एक्स और नीचे वाला हो गया है हमारा जी एक्स। तो इसमें हम लोग फिर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये सेकेंड पार्ट के लिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ये हम सेकेंड लिख देते हैं, ये सेकेंड रीजन हो गया। तो सेकेंड रीजन, तो सेकेंड रीजन के लिए हो जा रहा है, इसका अपर लिमिट है सी, लोअर लिमिट है बी। तो ये हो गया सी, यहाँ हो गया बी, अपर में है एफ एक्स, तो आपने लिख लिया एफ एक्स माइनस जी एक्स, नीचे लिख दिए और इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से जो वैल्यू मिला ये आपका सेकंड के लिए हो गया। अब मान लीजिए कि आपको टोटल एरिया निकालना हो, तो इस एरिया का वैल्यू और इस एरिया का वैल्यू दोनों निकाल करके ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल आपका पूरा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप वन कर्व और टू कर्व के बीच का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले सिंपल में क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर आप सेकंड में भी बना सकते हैं या फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आज सिंपल का एक आध क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं सिंपल कर्व से रिलेटेड, कि टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होंगे कि किसी भी सर्कल का जो इसका सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस ए हो, तो उसका जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप बहुत पहले से मिडिल क्लास में भी या हाई स्कूल में भी पढ़ते होंगे कि एरिया जब हम निकालते हैं सर्कल का, तो सर्कल का एरिया इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। आपके मन में कभी कभी एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती होगी कि एरिया है तो दो साइड का मल्टीप्लाई करना है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर पाई से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, पाई कहाँ से आ जाता है सर्कल के केस में। तो उस समय तक हम लोग ये मान लेते थे, टीचर्स भी हमारे समझा देते थे कि ये होता है फॉर्मूला के रूप में है, आप याद कर लीजिए इसको। लेकिन आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि एक्चुअल में वो पाई कहाँ से आता है, और इस टॉपिक में पाई कहाँ से आता है इसका तो आंसर मिलेगा, या साथ में आप कैसे एरिया का कैलकुलेशन करेंगे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिया है, ए के जगह पर कोई नंबर होगा तो मेथड यही रहेगा, निकालने का तरीका यही रहेगा। तो हम एक जनरल सर्कल लिए हैं, सर्कल को ड्रॉ किए हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन सेंटर है ही इसका। तो अब यहाँ पर ए रेडियस दिया है, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस A0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0A, और ये वाला हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस A। अब हमको ये पूरा निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि सर्कल है, चारों तरफ बराबर डिस्टेंस पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये चारों क्वाड्रेंट में एक एक पार्ट है सर्कल का। तो हम लोग चारों क्वाड्रेंट में जब एक एक पार्ट है और एक पार्ट का आप एरिया निकालने के लिए देखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक का एरिया निकाल लेते हैं और बाकी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो पूरा एरिया निकल जाएगा। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A B A। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली कि एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, तो 4 इंटू, चूँकि 4 पार्ट में बंट रहा है, 1 2 3 4, और इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए कि वही कॉन्सेप्ट एक नैरो स्ट्रिप हम ले लेते हैं, तो ये होगा हमारा dx। ये कितना हो जाएगा, ये y का वैल्यू होगा, और y कितना होगा यहाँ से, तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं जो इक्वेशन दिया गया है इससे, कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OABO, तो एरिया ऑफ द रीजन
रीजन OABO, इसका एक का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये एरिया पूरा निकाल करके आई से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वल टू 4 इंटू, अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है कि y इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, और अपर लिमिट क्या लिखेंगे तो x एक्सिस पर, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम dx कर रहे हैं यानी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कभी आपको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x लिखे हैं मतलब डायरेक्ट वेरिएबल आपका x है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है, y का वैल्यू भी हम x के रेस्पेक्ट में लाएंगे। अगर यहाँ पर y लिखा रहता, यहाँ x लिखा रहता तो ये d के साथ y होता, तो इसका मतलब कि हमको जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में करना है, और उस केस में x का वैल्यू भी y के टर्म में लाते। तो हमारा x के टर्म पर ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ज़्यादा देखने में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि प्रैक्टिस में उसी टाइप का हैंडलिंग हम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर y इंटू डी एक्स हुआ, तो y डी एक्स का लिमिट क्या हम लेंगे तो x का लिमिट है a, यहाँ पर पॉइंट है ये तो आपका 0 है इस सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, और इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू a 0, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे तो जो आपको इक्वेशन दिया है यहीं से फाइंड करना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आपका ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ तो 4 होगा ही और इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको याद होगा फार्मूला कि x इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a, और इसका अपर लिमिट कितना है तो अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट हो गया 0। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 का, इसमें से भी 2 है इसमें से भी 2 है, हमने कॉमन निकाल दिया पहले ही, तो कॉमन निकाल दिए तो 4 इंटू 1/2 बच गया। और यहाँ देखिए ये है x, तो अब क्या करेंगे कि x के जगह पर यहाँ पर रखेंगे a, तो a इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका प्लस a स्क्वायर तो है ही a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x के जगह पर a रखेंगे और बाई में a, यानी हर 1/2 को हमने कॉमन निकाल दिया है। अब बाकी जहाँ जहाँ आपका x है तो x में पहले अपर लिमिट को रखें और उसके बाद लोअर लिमिट को रखेंगे। तो लोअर लिमिट को रखेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट में है हमारा फिर अब 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 0 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर माइनस a स्क्वायर बाई 2 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 2 तो कॉमन निकाल चुके हैं, तो a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स, और x बाई a के जगह पर लिख दिए 0/a, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ कट गया तो ये 2 हो गया, तो 2, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर इंटू साइन a बाई a कट गया तो 1 होगा, तो 1 का मतलब क्या हो गया कि साइन इन्वर्स 1, और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है
तो पाई बाई 2 होता है और माइनस ये हो गया 0 और ये भी हो गया साइन 0/a करेंगे तो 0/a का मतलब 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 तो वो भी आपका हो जाएगा पूरा 0। तो अब ओवरऑल फाइनल वैल्यू क्या आया हमारा 2 इंटू पाई a² 2। तो 2 कैंसिल हो गया तब वैल्यू क्या आया पाई a²। तो हमारा एरिया आ गया पाई a²। इसी को हम लोग लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ये स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो एरिया कहीं भी निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट आपको ज़रूर लिखना है। तो इस तरीके से सर्कल का एरिया निकल गया। अब इसी पर एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि सेकंड एग्जांपल में आपको दिया भी है। फर्स्ट एग्जांपल था आपको एनसीईआरटी का, सेकंड में भी दिया हुआ है कि उसमें यहाँ पर एलिप्स दे दिया गया है। तो एलिप्स भी दिया गया है तो उसके लिए भी हिंट देख लीजिए। वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो क्या करना है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी एलिप्स का फिगर आप बनाएंगे तो एलिप्स का फिगर बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा फिगर। ये आपका a हो जाएगा, ये -a होगा, यहाँ पर b हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, ये आपका 0 है। तो क्वाड्रेंट वही रहेगा। यहाँ पर अपर लिमिट a लेंगे, लोअर लिमिट 0 लेंगे और y का वैल्यू इसमें क्या आएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा एलिप्स के इक्वेशन के लिए कि √, ये इधर कर लेते हैं तो 1 - x² / a² होगा और इनटू में आपका b हो जाएगा। तो b जब होगा यहाँ प्लस माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है, चूँकि आपको एक पार्ट में लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस होगा। अब इसको सीधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a², अब बाहर निकालेंगे तो ये सीधा हो जाएगा b/a इंटू √a² - x²। तो b/a तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो b/a आप कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब बाकी बचा जो a² - b², तो फिर आप a² - b² का इसी टाइप पर आप निकालेंगे तो वैल्यू फाइनली आपका आ जाएगा निकालने के पर पाई इंटू a इंटू बी। तो वहाँ पर आपका पाई इंटू a इंटू बी चाहे पाई a b उसका एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि सर्किल है, एलिप्स है या इसके अलावा कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह भी कट कर रहा है, तो जो भी दे रहा है उसका हम लोग यही फार्मूला के आधार पर निकालेंगे। इसी एक्सरसाइज में एग्जांपल में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि वहाँ पर कुछ यहाँ से लाइन ऐसे गया है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा आप एग्जांपल में, तो ऐसे दिया गया है कि इसी सर्किल में एक लाइन गया है और उसमें ये सब एरिया नहीं कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन और सर्किल के बीच में ये एरिया घिरा हुआ है, बस खाली इतना ही का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी वाइज 2 कर्व वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो 2 कर्व वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इतना दूर के लिए अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप डाल देंगे यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर हुआ तो इधर का एरिया कैसा है, इसके लिए ऊपर वाला एरिया लाइन का है। अब यहाँ दिया हुआ है जैसे मान लीजिए कि y = x दिया हो, चाहे जो भी दिया हो, तो इसके अनुसार y से निकाल लेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि इसका अपर लिमिट क्या लेंगे। जैसे यहाँ तो हमने a ले लिया, लेकिन ये पॉइंट क्या लेंगे। तो वहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि कहीं भी 2 कर्व हो चाहे 2 स्ट्रेट लाइन हो, अगर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इसका मतलब कि उन दोनों के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो y = x है और यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन है, उसमें y का वैल्यू फीड कीजिए, तो फीड करने पर आपका x का वैल्यू जो मिलेगा तो उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे यही इक्वेशन था, अगर यहाँ पर y की जगह x पुट करेंगे तो क्या होगा, x² + x² = a², यानी 2x² = a² हुआ। तो x² का वैल्यू क्या हो गया, a²/2, और जब a²/2 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√a/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ±a/√2। तो आप यहाँ पर जो आएगा तो पॉइंट में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि a/√2 और इसके बीच में इस आधार पर निकाल लेंगे एरिया। आप फिर इधर वाला जो पार्ट है
तो इसके लिए अपर पार्ट में क्या आ रहा है, तो अपर पार्ट में सर्किल वाला इक्वेशन आ रहा है। तो अब लोअर लिमिट एक बार लेंगे a/√2 और कैपिटल ए ऊपर, तब इसका एरिया निकालेंगे तो इस तरीके से पूरे आपका शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी कैलकुलेशन है एक कर्व में या दो कर्व में आप आसानी से निकाल सकते हैं। कम से कम एक कर्व वाला तो क्वेश्चन आप आसानी से बना ही सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बनाइए फर्स्ट वाले को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के, और फिर सेकंड वाले कर्व के दो कर्व के कॉम्बिनेशन से मिलने वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे सेकंड वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।